मित्रों नमस्कार। आज कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ विलंब हुआ है, इसके लिए खेद है। कुछ तकनीकी परेशानी के कारण विलंब हुआ। मित्रों, आप जान रहे हैं कि जनसुलभ पुस्तकालय पर ज्योत्सना मिलन एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है और क्रमशः बढ़ते हुए आज हम इसकी 13वीं कड़ी पर आ चुके हैं। आज हमारे साथ गुजराती से जुड़े दो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उपस्थित हैं, गुलाम मोहम्मद शेख जी और पीयूष ठक्कर जी। आप दोनों का हार्दिक अभिवादन। मित्रों, कोशिश यही रहती है कि हम कैसे अलग अलग भाषाओं के सामंजस्य के बीच आगे बढ़ें और भिन्न भिन्न पीढ़ियों के बीच साहित्य, कला, दर्शन, इतिहास, राजनीति आदि विषयों पर एक बातचीत होती रहे, तो यहाँ पीढ़ियों का भी सामंजस्य हो और भाषाओं का भी, क्योंकि भारत एक विस्तृत भौगोलिक परिदृश्य है और जिसके भीतर, इस भूगोल के भीतर कितनी सारी भाषाएं हैं, कितने आर्थिक परिक्षेत्र हमारे सामने उभर कर आते हैं। कला में, साहित्य में काम करने वाले एक पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक बड़ा वर्ग हमारे साथ है। तो हम यथासंभव यह प्रयत्न करते हैं कि हम विभिन्न अवसरों पर एक दूसरे को जोड़ते हुए चलें। कई बार इस प्रयास में कोई हमें पतली सी डोर भी मिलती है तो हम उसे भी पकड़ लेते हैं। विगत कुछ समय पूर्व जनसुलभ पुस्तकालय पर शंख घोष जी पर एकाग्र का आयोजन हुआ था। उसमें भी हमने बांग्ला से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किए और उन सभी प्रतिभागी वक्ताओं का हमें स्नेह मिला, उनका समय मिला। इसी तरह से आगे भी गुजराती, मराठी, उड़िया और दक्षिण भारत की भी कुछ भाषाओं को जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। उधर उत्तर पूर्व में भी हम असमिया और दूसरी भाषाओं की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय भाषाओं की यह संपदा एक बड़ी संपदा है और इनके बीच की आवाजाही आवश्यक है। कई बार कुछ सीमाओं के कारण हम अपनी ही भारतीय भाषा में रचे गए साहित्य को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जिसमें वह बात नहीं आ पाती है जो अगर हम गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया हुआ पढ़ें या फिर बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया हुआ पढ़ें, वह एक जो सांस्कृतिक जो प्रामाणिकता है वह भारतीय भाषाओं के आपसी अनुवाद में कुछ ज्यादा बेहतर रूप में हमारे सामने आ पाता है। तो यही कोशिश है। आप जानते हैं कि ज्योत्सना मिलन जी का इस क्षेत्र में भी बड़ा काम रहा है, साहित्य में भी और साहित्य से इतर भी कई शख्सियतों के साथ उनका जुड़ाव रहा है। उन्होंने अनुवाद तो किया ही है और साहित्येतर दूसरे कला अनुशासनों में भी जो उनकी आवाजाही है वह महत्वपूर्ण है। आज इस बातचीत में हमें इसके भी कुछ प्रसंग, इसके भी कुछ उदाहरण दिखाई पड़ेंगे। मैं सर्वप्रथम इस बातचीत में पीयूष ठक्कर जी को आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे ज्योत्सना मिलन के साहित्य पर, उनकी रचनाओं के संबंध में हमसे बातचीत करें और ज्योत्सना जी की रचनाओं का इन्होंने गुजराती में अनुवाद भी किया है, तो हम उसका भी एक आनंद लेंगे और भारतीय भाषाओं के बीच के इस समन्वय को, के बीच के इस सेतु को भी समझेंगे। पीयूष ठक्कर जी। धन्यवाद।
अर्पण कुमार जी, सबको मेरा प्रणाम। इस वर्चुअल मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैं जन सुलभ पुस्तकालय का आभारी हूँ। आदरणीय गुलाम मोहम्मद शेख, हम सबके लिए शेख साहब से बातचीत करने का अवसर बारंबार प्राप्त हो, ऐसी सबकी मंशा रहती है, मेरी भी रही है। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके सुझाव पर आज आपके सामने उपस्थित होने का मौका मिला। गुजराती साहित्य एवं प्रदेश के संदर्भ में होते हुए ज्योत्सना जी की बात आपके सामने प्रस्तुत करने की हमारी आशा है। ज्योत्सना जी के बारे में बात करने का अर्थ है अपनी बुनावट के बारे में बात करना, भिन्न भिन्न लगने वाली चीजों के भीतर बहते तरल प्रवाह के बारे में बात करना, प्रदेशों भाषाओं को जोड़ती लांघती एक महीन सी छटपटाहट के बारे में बात करना। मेरे अपने लिए कौन सी चीजें मायने रखती थी जब बात आती है ज्योत्सना जी की। ज्योत्सना जी गुजराती भी पढ़ी है, गुजराती हिंदी भाषाओं में लेखन किया। हमारे समय के ज्ञानपीठ पुरस्कृत बड़े कवि राजेंद्र शाह का जिन्हें वात्सल्य मिला। यहाँ पर एक और बात जोड़ दो, राजेंद्र शाह को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित हुआ तब की ज्योत्सना जी की अनुभूति है। जिस शाम उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने का पता चला, उस शाम अपना सम्मान होने जैसा सुख मिला। ज्योत्सना जी ने गुजराती से हिंदी में अपने कई समकालीन कवियों की कृतियों के अनुवाद दिए हैं। ज्योत्सना जी से मिलना बहुत अप्रत्याशित सा हुआ। हालांकि उन्हें पढ़ता आया था, पर मिलना कुछ और कारण से हुआ। उनकी बेटी और कवियत्री राजुला शाह की एक किताब आई थी उन दिनों, मुझ पर भरोसा रखना। करीबन 10 साल हो चुके उसे। वान गोग के पत्रों का वह हिंदी अनुवाद है। उसे मंगवाने के लिए उनसे फोन पर बात हुई और ऐसे एक संवाद शुरू हुआ। क्रमशः होते होते और भी चीजें जुड़ती गई, संबंधों का ताना बाना बनता गया। संवाद के कुछ बिंदु थे। मेरे प्रिय गुजराती कवि, कहानीकार और अनुवादक पवन कुमार जैन, जो उनके छोटे भाई थे। गुजराती के कई अग्रज कवि लेखक जो उनके मित्र थे और कुछ एक सहपाठी रह चुके थे। राजेंद्र शाह की लिपि प्रिंटरी की युवा कवि कलाकारों की वह मंडली जिसके सदस्य आज के बड़े नामी कवि कलाकार हैं। कला इतिहासकार ज्योतिंद्र जैन, जो उनके भाई है और जिन्हें हम गुजराती होने के कारण ही नहीं बल्कि कला इतिहास के कारण, इतिहासकार के कारण जानते हैं। इन्हीं कुछ कारणों से उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो उनके असामयिक निधन के बाद भी उनके कंसर्न्स के कारण, सरोकारों के कारण उनके परिवारजनों से जारी है। उनसे 3 मुलाकातें हुई, 2 बार बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर और 1 बार कपड़वनज में, राजेंद्र शाह के जन्म स्थल पर। ज्योत्सना जी सेवा की मीटिंग के लिए हर कुछ महीनों में अहमदाबाद आती थी, इला बहन से मिलने के लिए। उनकी ट्रेन बड़ौदा होते हुए अहमदाबाद जाती थी। तब उनसे मिलने के लिए मैं और मेरी पत्नी बिजल रेलवे स्टेशन भागे चले जाते थे। वहीं जो समय मिलता उसी में थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी पहचान मुकम्मल हुई। तीसरी बार मिलना हुआ राजेंद्र शाह के शताब्दी समारोह में, जो अग्रज कवि सितांशु जी ने आयोजित किया था। तब उनके संग ठीक ठीक समय बिताने का मौका मिला और कुछ अंतरंगता भी बढ़ी। एक मुलाकात या कहे पहचान काफी दूसरे परिचयों को बनाती है। हमारे बीच जो अक्सर अनुपस्थित से उपस्थित रहे, वह प्रिय हिंदी कवि पीयूष दहिया। पीयूष जी के कारण बहुत से कला कविता के संबंधों का विस्तार हुआ और बाद में शंपा जी से परिचय भी बना। इसलिए जब साहित्य अकादमी की ट्रैवलिंग ग्रांट पर अन्य प्रदेश भाषाओं के बीच जाने का मौका मिला तो मैंने मध्य प्रदेश पसंद किया था। तब ज्योत्सना जी तो थी नहीं, पर उनके घर जाने का बहुत कुछ अपनापन महसूस हुआ। शाह साहब से मिले थे, संपा जी का आतिथ्य लाभ हुआ, सेवा के कार्यों से जो वहां पर ऑफिस भी सेवा की है, परिचय बना।
ज्योत्सना जी हमें अनसुया के अंक भेजते थे, जिसकी प्रक्रिया और जिसकी अभी की जो संपादक है उनसे भी वहां मिलना हुआ। अनसुया को देखते हुए ये पता चलता है कि सादे कागजों पर सुरुचिपूर्ण रूप से छपती ऐसी बहुत कम पत्रिकाएं आज हमारे पास है। आगे जिनका उल्लेख किया वह पवन कुमार जैन के निधन होने पर परब नाम की गुजराती साहित्य परिषद की पत्रिका में उनके बारे में मैंने एक छोटा आलेख किया था। तब उन्होंने ही परम कुमार जैन की कुछ अप्रगट कविताएं साझा करी थी। बाद के कुछ ही महीनों में मैंने ज्योत्सना जी को अंजलि देते हुए उनकी कुछ कविताओं का अनुवाद गुजराती में किया था। कुछ एक मुलाकातों, कुछ एक फोन पर हुई बातों और उनकी कविता से होते हुए पूछता हूं खुद से कि कैसी थी एक व्यक्ति ज्योत्सना जी। बहुत सेंसिटिव, छोटी बातों से आहत हो जाया कर सकती थी, पारदर्शक उतनी कि उन्हीं बातों को कह भी देती थी। किसी की प्रतिभा से आक्रांत हुए बिना वह सबसे स्वस्थ दूरी पर संबंध बनाए रख सकती थी। एक तरल स्वभाव की, एक बहुत गहरी विन्यासों में लिखने वाली वह लेखिका थी। तो यह रही छोटी सी अपनी बात। अब उनकी कविता पर बात करूंगा। गुजराती से हिंदी में अनुवाद के अलावा ज्योत्सना जी ने गुजराती में कहानियां लिखी है। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में छपती थी। राजेंद्र शाह के कविलोक में उन रचनाओं को स्थान मिला था और राजेंद्र शाह उन कविताओं को सीधे हिंदी कविताओं को भी सीधे गुजराती में रख देते थे। अब ज्योत्सना जी अपनी लेखन के बारे में क्या कहती, वो थोड़ा आपके साथ बांटना चाहता हूं। उनको जब पूछा गया क्या आपको अपने लेखक होने या अपने लेखन से ऐसा कुछ मिला जिसे आप अपनी उपलब्धि कह सकें, ज्योत्सना जी कहती है, शब्द ही मेरे निकट सब कुछ है। अगर ईश्वर नामक कोई शय है तो उसे भी शब्द में ही प्रकट होना पड़ सकता है, और मुक्ति भी अगर मिलनी है तो शब्द में ही मिल सकती है। शब्द के परे भी शब्द ही ले जा सकते हैं, क्योंकि शब्द अपने से परे के शून्य से ही तो उपजा था। लिखने से सही माने में शब्द में रमने का मौका जब तब मिलता रहता है। जीवन भी शब्दों में अपनी तमाम सघनता और वैविध्य के साथ तभी स्पंदित हो पाता है जब हमारा उनसे तादात्म्य हो पाता है। जीवन में जो कुछ करने लायक और अर्थपूर्ण लगा वह लिखना ही था। न लिख पाने के दिन इस अर्थ में बुरे दिन होते हैं कि शब्दों की दुनिया के चलते जीवन में, जीवन की हर चीज में जो रस बना रहता है वह नहीं के बराबर हो जाता है। जीवन बेगार की तरह असहनीय लगने लगता है। थोड़ा थोड़ा भी लिखा जाता रहता है तो जितनी भी बेगार करनी पड़े खुशी खुशी की जा सकती है। संभवत यही हो मेरे लिखने का अभिप्राय। यह उन्होंने रमेश दवे जी को उत्तर दिया था। अब उनकी कुछ बातें उनकी कविता को लेकर। ज्योत्सना जी की कविता के केंद्र में स्त्री है, जो अपने से, औरों से अपना संबंध बनाती है। प्रकृति है और रोज के जीवन की मामूली सी लगने वाली चीजें हैं। इस कविता की आवाज न तो दबी हुई सी है और न ही ऊंची, न ही यहाँ पर चुप्पी है और न ही वह बहुत बोलती है। किसी भी प्रकार की नाटकीयता नहीं है। बहुत ही सरल और सहज बानी में निरायास इस कविता का रूप पाठक के मन में रचा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कविता एक सुहावना चेहरा हमारे सामने रखती है, बल्कि संशय, उद्विग्नता, छोटे सुखों में समाधान ढूंढती, जीवन से आहत पर जीवन को अपना बनाने की भरसक कोशिश करने वाली यह कविता है। तभी तो अवाक, पतंग वगैरह जैसी कविताएं हमें मिलती हैं।
एक कविता है रात। मां को लेकर लिखी गई यह बहुत स्मरणीय कविता है, जिसमें मां और रात अंत तक पहुंचते पहुंचते एकाकार हो जाते हैं। उसकी कुछ पंक्तियां इस तरह है कि पैर सिकोड़कर रोज सोती है बूढ़ी मुड़ी मां, बची कुछ ही रात में पैर फैलाने लायक लंबी भी नहीं होती मां की रात। तो एक और कविता है पीछे। बहुत छोटी सी कविता है। बाहर निकल आई थी वह अपने से, पीछे छूट गया था उसके आकार का अंधेरा। एक और कविता है साइकिल सवार और स्त्री। इस कविता को हम कई बार इस मंच पर सुन चुके हैं, इसलिए पढ़ता नहीं हूं। कविता में गौर कीजिए कैसे इस कविता में कवि एक सुहावना चित्र हमारे सामने रखने के साथ साथ एक संशय की परछाई सी साथ साथ छोड़े रखती है। इसके साथ साथ हवा, पेड़ कविता देखें। इस कविता को गुजराती अनुवाद में प्रस्तुत करना चाहूंगा। छोटे छोटे कुछ खंडों में ये कविता लिखी गई है। एक, सामे हवा हती देखाड़ती झाड़ કે જુઓ આ ઝાડ છે, આવું હોય છે ઝાડ। બે, ખડ 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 અચાનક લીલ વર્ણા હાસ્ય ભીંજાઈ ગયો ઓરડો, ચોંકી પડી બહાર ડોક્યું કર્યું, હવા ઝાડને ગલગલિયા કરતી હતી ને ઝાડ તે ખડખડાટ હસતું હતું। 3, થોભી ઝાડ પાસે હું, થોભી ઝાડ પાસે હું, હવા ડાળખી ઝાલીને ઝૂલતી હતી હવામાં। 4, ઝાડને બોલતા શીખવતી હતી હવા, બોલો આ, બોલો કા, બોલો શ। ઝાડ પાછળ પાછળ બોલતું હતું, વાત હવાની હતી, ઝાડ કહેતું હતું। 5, સતત દોડ્યા પછી ઝાડની ટેકણે થાક ખાતી થોભી હતી હવા, સતત દોડ્યા પછી ઝાડની ટેકણે થાક ખાતી થોભી હતી હવા ને ઝાડ તેને એક ટક જોતું હતું। अब देखिए कि जो आगे मैंने भूमिका बांधी कविता के बारे में ज्योत्सना जी की, तो ये कैसे छोटी छोटी मामूली सी चीजें को लेकर भी या प्रकृति के सहज जो अनुभव है उसको लेकर भी अपनी बात, अपना संबंध वो तलाशती है। एक और कविता है जिसका मूल मेरे पास नहीं है, लेकिन जिसका अनुवाद मैंने किया था। ए रीते उसका शीर्षक है। पथारीएथी उठता ते पाछा वळता लग, आजे मळी हती मित्रा, बंटू, कस्तूरीबाई, मुखर्जी साहेब અને શશીને। નાના શશીની બહેનપણીને બસમાંથી ઉતરતી વખતે નીચે ઊભી એણે હરખઘેલા પકડી લીધો તો એનો હાથ। તું શશી છે ને? ના, એ શશી ન હતી। જો કે શશી હોવા બાબત એ ના ન પાડી શકી। જે કોઈ લોકોને મળી એમાંના કેટલાકને ઓળખી શકી,
કેટલાકની માત્ર નોંધ લીધી, જેમ કે પેલો હેપતાયેલો છોકરો ક્યાં હતો, એ ઓફિસમાં, કોઈક ફિલ્મમાં, પોસ્ટરમાં. એટલો બધો તો એ હેપતાયેલો હતો કે જગા એ જ્યાં હતો લપાઈ ગઈ હતી એની પાછળ. શાક લેવા મહોલ્લામાં નીકળેલી કેટલાય દિવસે સાંભળતી હતી કાલુની હાક. મોંઘું પણ એ તાજું શાક આપતો, વળી સોગાતમાં જાણે આપતો થોડા એક કોથમીર મરચા. અરે ક્યાં હતા તમે આટલા દિવસ, એને ઉમળકાથી પૂછેલો. સાંધાના દર્દની એને પીડા રહેતી. સહેજ શરમાતા ફરીને એ શાક તોલવા લાગેલો. મહોલ્લો ઘણો મોટો ને કાલુ પોતાના ઘરથી વધારે મહોલ્લામાં જ રહેતો. હજુ તો એ 30 થી તે વધારેનો નહીં હોય. નિયમ મુજબના કામ થયા નિયમસર. એ પણ બાકી નહોતું રહ્યું, એક પણ કામ બાકી નહોતું રહ્યું. ઝાડ પાસે બેસીને શાક સમારેલું, સમારતા સમારતા ચા પીધેલી, નક્કી નહોતી કરી શકી કે ઝાડ વધુ ખોવાયું છે કે પોતે. અગાસી પર ગઈ હતી, દિવસો પછી ચાખ્યો તડકાનો સ્વાદ. ઓફિસે ગઈ, પોતાના નામે આવતા મરાઠી છાપામાંથી 4-5 શીર્ષકો વાંચ્યા. એકાદ નાનકડા સમાચાર જરાક વિસ્તારથી જોયા. એમ કરતા એણે મરાઠીનો નિયમ મુજબ કામ કર્યા નિયમસર. એક પણ બાકી નહોતું રહ્યું. ઝાડ પાસે બેસીને શાક સમારેલું, સમારતા સમારતા ચા પીધેલી, નક્કી નહોતી કરી શકી કે ઝાડ વધુ ખોવાયું છે કે પોતે. અગાસી પર ગઈ હતી, દિવસો પછી ચાખ્યો તડકાનો સ્વાદ. ઓફિસે ગઈ, પોતાના નામે આવતા મરાઠી છાપામાંથી 4-5 શીર્ષકો વાંચ્યા. એકાદ નાનકડા સમાચાર જરાક વિસ્તારથી જોયા. એમ કરતા એને મરાઠીનો અભ્યાસ કર્યો. 3 પત્રો લખ્યા, સરકારે નિવેદન મોકલ્યું, દિવસભરના કામોની યાદી મિત્રાને સંભળાવતા જ્યાં સહેજ લંબાવ્યું કે થાક વર્તાયો. પથારીએ પાછા વળતા રહી ગઈ પાછળ, હંમેશની જેમ જ પોતાનાથી 2 ડગલા દૂર. એમ માઇલો દૂર ચાલી ગઈ પોતાનાથી બીજા કોક લોકમાં જવાની જેમ જ. आप यहाँ देखेंगे कि संबंधों में अपने को तलाशती एक स्त्री आखिर कैसे अपने से भी पीछे छूट जाती है. अंत में दोबारा इस प्रसंग के कारण फिर से ज्योत्सना जी से के संसार से कुछ करीबी बन पाई, इसके लिए मैं शेख साहब का और अर्पण कुमार जी का आभारी हूँ. धन्यवाद. थैंक यू शेख साहब. धन्यवाद पीयूष जी. मित्रों, अभी आपने पीयूष ठक्कर जी को सुना. और ये आवाज शेख साहब आपकी तरफ से आवाज आ रही है क्या? उसको जरा ऑफ कर दें माइक को. मैंने अभी चालू कर दिया है माइक. जी जी, सुनाई दे रहा है मित्रों जी. अभी कुछ देर के लिए गुलाम साहब अपने माइक को ऑफ कर दें. जी शुक्रिया. अभी आपने पीयूष जी को सुना. पीयूष अपनी पीढ़ी में कला साहित्य में काफी सक्रिय हैं, अनुवाद में सक्रिय हैं, और आपने अभी उनके स्वयं के अनुवाद भी सुने. यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम विभिन्न भारतीय भाषाओं को जब एक जगह पर रखकर देखते हैं तो एक कितनी सुखद अनुभूति होती है. हमारा साहित्य या हमारा कला जगत कैसे एक बृहत्तर आत्मीय परिवेश में बदल जाता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी इस सार्थक और समीचीन वक्तव्य के लिए.
मित्रों, अभी जो लोग हमें देख रहे हैं उन मित्रों का धन्यवाद, और जिनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं मैं एक बार उनके नाम ले लेता हूं। शंपा शाह जी, राम कुमार तिवारी जी, केपी शाह जी, उर्मिला शर्मा जी, निर्मला सिंह जी, विपिन शाह जी, वंदना जैन जी, महेंद्र रंगा जी, ईश्वर दोस्त जी, ये सभी लोग अपनी टिप्पणियों के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ एक जो टिप्पणियां हमें अभिवादन की है, और कुछ एक इस कार्यक्रम को लेकर, पीयूष जी के वक्तव्य को लेकर। विपिन शाह लिख रहे हैं, विविध प्रसंगों से कार्यक्रम की रोचकता बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही विपिन शाह जी का एक बड़ा आत्मीय और सिलसिलेवार वक्तव्य हमने सुना, और उसमें एक बंबई से आई एक नवविवाहिता जो उत्तराखंड में आती है और मध्य प्रदेश के कुछ छोटे कस्बों में रहती है का एक पूरा एक जो एक यात्रा है उनकी, एक चलचित्र जैसा विपिन जी ने हमारे समक्ष रखा था। वंदना जैन जी, पीयूष जी आपके अनुवाद के लिए लिख रही हैं, गुड ट्रांसलेशन। महेंद्र रंगा जी की प्रतिक्रिया आ रही है, वे ज्योत्सना जी को नमन कर रहे हैं। संकुल जी की प्रतिक्रिया है शंपा शाह जी के माध्यम से, वाह पीयूष जी, आपसे गुजराती में इन कविताओं को सुनना कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक अलग ध्वनि। संकुल। वंदना जैन जी भी कुछ ऐसा भाव रख रही हैं, बहु सरस कविता छे, बहु सरस कविता छे जी। और ईश्वर दोस्त जी की प्रतिक्रिया आ रही है, गुजराती में ज्योत्सना जी की कविताओं को सुनना एक अलग ही अनुभव है। निश्चय ही हम अपनी रचनाओं को किसी दूसरी भाषा में होता हुआ पाते हैं और एक दूसरे पाठक वर्ग तक पहुंचते हैं, तो एक सुखद अनुभूति होती है। कल्पना शाह जी की प्रतिक्रिया है, बहुत ही सार्थक कार्यक्रम, शुक्रिया कल्पना जी। तो अभी मित्रों, अभी हमारे समक्ष पीयूष जी का वक्तव्य रहा, और पीयूष जी ने जिस आत्मीयता के साथ हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आने के लिए अपनी हामी भरी और अपना यह वक्तव्य काफी कम समय में तैयार किया, इसके लिए हम पीयूष जी को पुनः धन्यवाद करते हैं। मित्रों, अर्पण कुमार जी शुक्रिया। चंद्रकला त्रिपाठी जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, कार्यक्रम काफी अच्छा है, शुक्रिया चंद्रकला जी। मित्रों, कुछ लोग अपने जीवन में ही एक लीजेंड जैसा बन जाते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख हमारे समय के एक ऐसे ही लिविंग लीजेंड, काफी काम किया है, दशकों से पेंटिंग की दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान के साथ देश दुनिया में जाने जाते हैं। न सिर्फ स्वयं पेंटिंग करते हैं, बल्कि पेंटिंग और कला इतिहास के अध्यापन से भी गहरे जुड़े हुए हैं। कितने सारे विद्यार्थी इनके तैयार किए हुए हैं, कितने सारे कलाकार इनसे प्रेरणा पाते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख स्वयं एक अच्छे कवि और गद्यकार हैं, और गुजराती में तो खैर लिखते ही हैं, हिंदी में भी इनकी चीजें लगातार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और पुस्तकों के रूप में हमें मिलती रहती है। ज्योत्सना मिलन जिस तरह से हिंदी और गुजराती दोनों के लेखक माने जाते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख के लिए भी यह कहना गलत ना होगा। गुलाम मोहम्मद शेख जी के साथ ज्योत्सना जी का संबंध भी कुछ एक स्तरों पर रहा है, और हम आज उनके वक्तव्य से, उनसे होने वाले इस संवाद के साथ इसको भी समझ सकेंगे। गुलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार, और कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें, और ज्योत्सना जी के साथ की अपनी पहली मुलाकात को भी याद करें, और इस बहाने हम लोग भी उस समय को पुनः देख पाएंगे आपकी नजर से, आपकी दृष्टि से।
गुलाम मोहम्मद शेख जी। आप सब लोगों का आभार। ऐसे मौके कम होते हैं कि जब हम दो भाषाओं में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। मुझे अभी याद आ रहा है कि 1960 के दरमियान मैं जब एक गुजराती पत्रिका क्षितिज से जुड़ा हुआ था, तो हमारे एक वरिष्ठ और मेरे गुरुतुल्य साहित्यिक सुरेश जोशी ने हम लोगों को बताया था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य जो हम पढ़ते हैं उसमें से ज्यादातर तो अनूदित साहित्य है। मतलब हम पाब्लो नेरुदा को स्पेनिश में नहीं पढ़ते, लोरका को हम स्पेनिश में नहीं पढ़ते, या रिल्के को जर्मन में नहीं पढ़ते, हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक अभियान लगाया कि सबको अनुवाद करने हैं और हम सब उसमें जुड़ गए। मुझे याद है कि मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी उन दिनों में, लेकिन हिंदी तो मैं बोल लेता था, समझ भी लेता था। तो उस वक्त मैंने कुछ हिंदी से भी अनुवाद किए, हालांकि अंग्रेजी से काफ़ी अनुवाद किए। लेकिन उसके बाद मेरा संबंध काफ़ी हिंदी कवियों से बना रहा। उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से लेकर श्रीकांत वर्मा और दूसरे कई कवि शामिल हैं, मगर वो उन दिनों की बात है। लेकिन ये जो अनुवाद का जो सिलसिला है वो चलता रहा है। मैं भी कई सालों तक कुछ न कुछ अनुवाद करता रहा हूँ, लेकिन ये भी हुआ कि मेरी कृतियों के कुछ अनुवाद भी दूसरी भाषाओं में छपे हैं। अब ज्योत्सना की बात करूं तो ज्योत्सना के साथ मेरा संबंध तो बहुत पुराना है, क्योंकि मैं उस सारे परिवार को जानता हूं। वीरेंद्र कुमार जी से तो मिलना नहीं हुआ था, लेकिन उनकी पूरी संतति समझ लो, ज्योतिन्द्र जैन से लेकर वंदना है और ज्योत्सना है और पवन कुमार जैन, जो एक गुजराती के बड़े सशक्त कथाकार थे और एक अलग किस्म की कविता भी लिखते थे। उन्होंने एक संग्रह किया था जो कुछ ऐसी लोक कहानियां हैं जिसको लोग सामान्यतः देखते नहीं हैं। उन्होंने वो मुझे दिखाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसका मतलब समझ लीजिए कि आमुख भी लिखा था। ज्योतिन्द्र जैन के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है और अभी भी बना रहा है। ज्योत्सना के साथ कई बार मिलना हुआ, जब जब भोपाल जाता तब मुलाकात होती। रमेश चंद्र शाह जी के साथ भी मुलाकात होती रही। मुझे याद है कि जब मैंने भोपाल में एक बड़ा म्यूरल बना के लगाया, जो भोपाल के विधान परिषद के द्वार पर लगा हुआ है, तो मैंने उसकी बात हिंदी में लिखी थी और मैंने सोचा कि मेरी हिंदी शायद उतनी सीधी या सशक्त ना हो, तो मैं लेकर रमेश चंद्र जी के पास गया था और उन्होंने सब देख लिया था। ज्योत्सना के साथ मेरा काफी ऐसे कुछ कभी बातचीत होती रहती थी, मिलना भी होता था, लेकिन मुझे काफी अचंभा हुआ। एक बार उसने मुझे पूछा कि मेरी कविताओं का उसे अनुवाद करना है, तो मैंने बोला जरूर कर लो।
तो वो 1960 की कई कविताएं हैं, 60, 61 और 70 तक की। उनमें से उसने काफी चुन के अनुवाद किए थे जो साक्षात्कार में छपे थे। मेरा और अनुवादकों के साथ भी रिश्ता बना रहा है, गिरधर राठी है वगैरह, लेकिन ज्योत्सना के साथ ज्यादा, क्योंकि ज्योत्सना ने मेरे शायद सबसे ज्यादा कविताओं के अनुवाद किए हैं। कुछ साल पहले उसने ये भी देखा कि मैंने जो हम उसके परिवार और मेरे जो बड़े एक पुराने जो दोस्त थे, भूपेन खक्खर नाम के कलाकार, जिनके अवसान के बाद मैंने उन पर एक लेख लिखा था, भेरू मतलब क्या कहेंगे उसको, जो दोस्त ही था एक जमाने का। तो ज्योत्सना ने उसका भी अनुवाद किया और वो अनुवाद पूर्वग्रह में छपा था। और अभी ये मेरी पूरी किताब जो हिंदी में आई है और अभी प्रकाशित होने जा रही है, जिसमें वो अनुवाद शामिल है। बाकी तो और क्या बातें करूं, कभी कभी स्मृति से कई चीजें निकल जाती है, कभी कभी ऐसे ही कुछ याद आ जाता है, लेकिन अभी मुझे बहुत ऐसी कोई गहरी स्मृति या कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही। लेकिन मैं ज्योत्सना को मिलता रहा था और हर वक्त मुझे ये अनुभव होता कि ये बड़ी, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना कि बड़ी सेंसिटिव, ऐसा उसका व्यक्तित्व था। मतलब वो काफी देखती रहती थी और ढूंढती रहती थी, और उसे जो कुछ भी मिल जाता था उसका वो किसी न किसी तरह अनुवाद के रूप में पेश करती रहती थी। तो ये मेरा जो काव्य संग्रह है, जिसका नाम है, उस जमाने में जो पहली आवृत्ति हुई थी, वो उसका शीर्षक था अथवा, और उसके बाद मैंने उसी संग्रह को, उसमें कुछ और कविताएं मिलाकर फिर से प्रकट किया। तो उसका शीर्षक मैंने अथवा अने, उसका मतलब है अथवा और। तो वो पुरानी कविताएं भी उसमें हैं और उसमें नई कविताएं भी शामिल है। लेकिन ज्योत्सना ने एक कविता जो चुनी थी, जो साक्षात्कार में छपी थी, वो मैं यहाँ पढ़ता हूँ अभी। इसका शीर्षक है ऑर्फियस। बिना कुत्तों की बस्ती में भोंकते हैं काले अक्षर, कोई, शायद कोई जरूर पहचानता है मेरे पैरों की चाप, पहचानता है कोई मुझे इन जंगलों में। तुम बरसों से भटक रहे हो मेरे पीछे, लगातार कर रहे हो मेरा पीछा, आखिर क्या परखा तुमने मेरी महक? मिट्टी की महक तो रत्ती भर भी नहीं है मेरे खून में। किस निशानी के बूते दौड़ पड़े तुम इस ओर को? हजारों पैरों के बीच कहीं पड़ी है मेरे पैरों की छाप, और फिर गए हैं उन पर हजारों वाहनों के चक्के। कौन सी पहचान मिली, कौन सी निशानी? रोज अपने कपड़ों के साथ ही मैं पहन लेता हूं अपनी परछाई को भी, आसपास की हवा का भी कर देता हूं खात्मा। अपनी दरांती जैसी सांसों से तुमने मुझे पाया कहां? तारों के साथ नहीं की दोस्ती कभी मैंने, सूरज को हमेशा ही दी मैंने गालियां, चांद को निकल जाने को हमेशा
फाड़ा है, निगल जाने को फाड़ा है मुंह। किसी के भी साथ नहीं रहा कभी मैं, किसी के भी साथ नहीं चला, नहीं बोला, खुद अपने साथ भी नहीं। फिर किसने की तुमने कानाफूसी, अंधेरे कमरे में रूठ कर बैठे आंसुओं के बीच मैंने ही पहले पहचाना था तुम्हें। बेरी का कांटा निकालने से उंगली पर उभराई लहू की बूंद को देखने में मगन था मैं। तब तुम्ही ने तो कहा था उसे पी जाने को। आधी रात पिछवाड़े के कत्लगाह में बकरों को क्या तुम्ही ने जगाया था? और फिर अहले सुबह नीम पर चढ़कर क्या तुम ही सोए थे? पहली बरसात में केंचुआ बन क्या तुम ही निकले थे? निर्जन टीलों पर आवल के फूलों में तितली बन क्या तुम ही छिपे थे? पत्तियों के रेशों को उखाड़कर कुछ कुछ खोज लेने की जिज्ञासा क्या तुमने ही जगाई थी? मोर पिच्छ को रेशा रेशा अलगाने की, कीचड़ पर जमे पानी में अजानी भाषा में अजाना लिखने की, अनजानी भाषा में अनजाना लिखने की, शायद तुम ही थे वो जिसने सुहानी रातों में अकेले भटकने की सलाह दी थी मुझे। क्या तुम्ही ने कहा था मुझे प्रतीक्षा करने को? भीड़ में किसे खोज रहा था मैं? क्या तुम्ही ने कहा था मुझसे रूपमती के तालाब में छलांग लगा देने को? ऊंचे टीलों से नीचे पगडंडी पर कूद पड़ने का उत्साह क्या तुम्हारा ही जगाया हुआ था? समंदर के सामने खड़ा था मैं, तब सरों के जंगलों में क्या तुम ही गा रहे थे? बदामी में किसी ढलती सांझ को बैलगाड़ी की किचुर किचुर के साथ कदम मिलाते क्या तुम ही मिले थे? मगर मुझे तो कतई विश्वास नहीं था कि इतनी दूर तक मेरे पीछे पीछे आओगे तुम, और तुम ही आओगे। फिर भी तुम आए, लेकिन तुम हमेशा मेरे पीछे ही क्यों खड़े रहते हो? अपनी शक्ल भी तो दिखाओ। ये एक कविता के बाद मैंने एक दूसरी कविता जो 1974-75 के दौरान मैं जब सोवियत यूनियन से लेकर बल्गेरिया पहुंचा था, तब वहां पर 1974 में लिखी थी। ये कविता को मैं पहले गुजराती में पढ़ रहा हूं और उसके बाद उसका ज्योत्सना ने किया हुआ अनुवाद। स्वप्नमा पिता। બાપુ, ગઈકાલ તમે ફરી દેખાયા. ઘરથી હજારો યોજન દૂર અહીં બાલ્ટિકના કિનારે હું સૂતો છું, ત્યાં તમે ખાટલે આવી ઊભા આ અજાણી ભૂમિમાં. ભાઈઓના ઝઘડામાં સંધાણ કર્યું ત્યારે પહેર્યો હતો તેજ થીગડિયાળ કરચલિયાળ કોટ. દાદા ગયા ત્યારે આમ જ ઊભા હશો. એકલા દાદાનો કરચલિયાળ હાથ ઝાલી. તમે ક્યારેક કાઠિયાવાડ છોડી ક્રાઇમિયાના શરણાર્થીઓ જોડે અહીં વસ્યા? ભોગાવો છોડી ભાદર ઓળંગી રોમન બુર્જના કાંગરા ચડી ટપાલીનો થેલો ખભે નાખી તમે ઉતરી આવ્યા અહીં લગી. તમારી પૂંઠે તો જુઓ જુઓ દોડી આવ્યું કબ્રસ્તાન. અને દરેક કબ્રસ્તાનમાં મને તમારી કબર કેમ દેખાય છે? અને આ પાછળ પાછળ ભાગતા આવે ભાઈઓ. શું ઝઘડો હજુ પત્યો નથી?
પાછળ લાકડીને ટેકે ઊભી ક્ષિતિજને શેઢે મોતિયામાંથી મારો ખાટલો શોધતી માં મને ભળાતું નથી. હમણાં લગી હાથમાં હતું તે બાળપણ અહીં જ ક્યાંક ખાટલા નીચે ખરી પડ્યું છે. अनुवाद ऐसा है, सपने में पिता, बापू कल आप फिर दिखे थे यहाँ बाल्टिक के किनारे, घर से हजारों मील दूर मैं सो रहा हूं और खटिया के पास खड़े हो तुम. इस पराई धरती पर उसी थिगलियों वाले मुचे कोट में जो भाइयों के बीच झगड़ों का समाधान कराते समय भी था तुम्हारे बदन पर. दादा गए तब भी शायद आप यूं ही खड़े रहे होगे, थामे हुए अकेले दादा का झुर्रियों भरा हाथ. काठियावाड़ छोड़कर कब आ बसे आप यहाँ क्राइमिया के शरणार्थियों के साथ, छोड़कर भोगावो नदी को भादर को नांगते हुए रोमन बुर्जियों के कंगुरों पर चढ़कर कंधे पर डाले तक डाकिए का थैला उतर आए थे आप यहाँ तक. आपके पीछे पीछे देखो तो दौड़ आया है पूरा का पूरा कब्रिस्तान. हर कब्रिस्तान में मुझे आपकी ही कब्र क्यों नजर आती है. और ये पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं भाई लोग, क्या अब भी नहीं सुलझे हैं झगड़े. पीछे लकड़ी के सहारे खड़ी है माँ क्षितिज की मोड़ पर, अपने मोतियाबिंद में से मेरी खटिया को ढूंढती हुई. मैं भी नहीं देख पा रहा हूं माँ, अभी तक जो हाथ में था ये बचपन यहीं कहीं गिर पड़ा है खटिया के नीचे. ये दो कविताएं पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुझे ज्योत्सना की कुछ कविताओं का पाठ करना है. जी स्वागत. मुझे अभी मिली है, कुछ अर्पण जी ने भेजी, कुछ शंपा ने भेजी और कुछ पीयूष ने मेरे लिए इकट्ठी करके दी. उसमें से मैंने 4-5 चुनी है, वो मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं. कल 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 होगा, रोका नहीं जा सकता कल को होने से. कुछ भी हो सकता है कल को, हो सकता है चलने फिरने लगे पेड़ पौधे मकान, हो सकता है चलते चलते खड़े के खड़े रह जाएं हम अपनी अपनी जगह. उड़ने लगे खेत नदियां और पहाड़, फूट निकले कौपले हवा में. हो सकता है कल को अलोप हो जाए पूरी दुनिया, दिखने लग जाए कल से मृत्यु आत्मा और ईश्वर. संभव है कल को भूल जाए हमें, अपनी भाषा समझ ना आए बात किसी को किसी की. दूसरी कविता है लगातार. एकाएक अपने पैरों को देखा तो भर उठी दहशत से. बरसों पहले जहां गाड़ा गया था वहीं खड़ी थी मैं.
जिसका जो मन आया टांगता चला गया, थैला, टोपी, अंगोछा या अपनी थकान, और लगता रहा सारे वक्त कि मैं चलती रही हूं लगातार। और कविता है रात। सबसे पहले शुरू होता है माँ का दिन, मुंह अंधेरे और सबके बाद तक चलता है। छोटी होती है माँ की रातें नियम से, और दिन नियम से लंबे, रात में दूर तक घसे हुए। इसे कोई भी दिन की घुसपैठ नहीं मानता। माँ की रात में पैर सिकोड़ कर रोज सोती है बुढ़ी मुड़ी माँ, बची खुची रात में पैर फैलाने लायक लंबी भी नहीं होती माँ की रात। और एक है करवट। चरमराते तखत पर लेटे लेटे रात बहुत देर सोचते रहते वे करवट बदलने के बारे में। उनके लिए करवट बदलने से आसान था उसके बारे में सोचना। अपने से अलग रखा जा सकता था घर को सोचते हुए। करवट बदलने पर, करवट बदलने से हड़बड़ा सकता है घर, घिर आ सकता है तख्त के गिर्द। वे चाहते थे तख्त कम से कम दे अपने होने का प्रमाण। इसके लिए जरूरी था उनका बहुत देर एक करवट सोना, और इसके लिए जरूरी था बहुत देर करवट बदलने के बारे में सोचना। एक और कविता पढ़ता हूं। मुझे शब्द पूरा समझ में नहीं आया है, लेकिन समझ में आ भी रहा है। शीर्षक है निहोरा। वो गिना रहा था, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, नक्षत्रों में मार्गशीर्ष। वह गिनाता जा रहा था और वो मनाती कि बस उसे भूल जाए। सुगंधों में मिट्टी की सुगंध होना, नसरीन की तर्ज पर उससे निहोरा करने को तैयार थी वो। उससे निहोरा करने को तैयार थी वो कि सारे रंग तुम ले लो, बस काला और सफेद छोड़ दो मेरे लिए। नमस्कार। जी, धन्यवाद गुलाम मोहम्मद शेख जी। बहुत ही आत्मीय बातचीत के लिए। मित्रों, गुलाम मोहम्मद शेख जी की शख्सियत जितनी बड़ी है उतना ही सरल इनका स्वभाव है। जब भी इनसे संपर्क करता हूं और जब इनके लिए कुछ परिस्थितियां समीचीन होती हैं, इनके पास कुछ वक्त होता है, तो कभी मुझे इनकी ओर से ना नहीं सुनना पड़ता है। अशोक वाजपेयी जी के एकाग्र में भी
गुलाम मोहम्मद जी का महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा, और आज ज्योत्सना जी पर केंद्रित इस एकाग्र में भी इतनी आत्मीय बातचीत आप कर पाए। जन सुलभ पुस्तकालय की यही कोशिश रहती है कि हम भाषाओं के बीच के इस बहनापे को और विभिन्न शख्सियतों के बीच के संवाद को अधिक से अधिक सघन रूप में लाने की कोशिश करें। मित्रों, अब हम क्रमशः इस एकाग्र के परवर्ती हिस्से में हैं, और कल आदरणीय शाह साहब का, रमेश चंद्र शाह जी का वक्तव्य होगा। हालांकि इसके लिए उन्हें तैयार करने में हम सभी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। उनका अपना एक स्वभाव और बेहद निजी संबंधों का जो एक संवेदनशील पक्ष होता है, उसे समझते हुए उनकी ओर से एक संकोच का सा भी भाव था। लेकिन हम परवर्ती पीढ़ी के लोग अपने वरिष्ठों पर कुछ अधिकार सा भी रखते हैं, और उनका हमें स्नेह मिलता है, तो वे हम लोगों के लिए तैयार हो गए हैं। यह हम सभी के लिए सुखद है। तो कल रमेश चंद्र शाह जी का वक्तव्य होगा, और परसों ज्योत्सना मिलन जी पर, उनके साहित्य पर और उनके जीवन के कुछ पक्षों पर केंद्रित संस्मरणात्मक और आलोचनात्मक वक्तव्य शंपा शाह जी की ओर से होगा। और परसों ही शाम में, देर शाम 7:30 के आसपास, कमल नयन शैल्य जी के उद्बोधन से यह एकाग्र समाप्त हो जाएगा। कमल नयन शैल्य जी जयपुर, भरतपुर और भोपाल से जुड़े संस्मरण ज्योत्सना मिलन जी पर केंद्रित हमें सुनाएंगे। और एक महत्वपूर्ण पक्ष उनके संबोधन में यह भी होगा कि कभी ईशदेव शैल्य जी ने, जो उनके पिता हुए, तो एक उन्होंने भी ज्योत्सना जी के उपन्यास पर, अस्तु का पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखा था। तो हम उसी आलेख के साथ एक दार्शनिक के, एक साहित्यकार की कृति पर केंद्रित आलेख के साथ इस एकाग्र का समापन करेंगे। तो अब 2 दिन हमारे पास शेष हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि हम एक रचनाकार के विभिन्न पक्षों को यहाँ पर रख सकें। गुलाम साहब, थोड़ा सा अनुरोध कि अपने माइक को ऑफ कर दें कुछ देर के लिए, कृपया। मित्रों, इस बीच गुलाम मोहम्मद शेख जी के वक्तव्य के दौरान जो टिप्पणियां हमें प्राप्त हुई हैं, मैं उन्हें यहां भी रखता चलूं। ईश्वर दोस्त जी लिख रहे हैं कि शेख साहब ने महत्वपूर्ण बात कही है, विश्व साहित्य अनुवाद के जरिए ही हम तक पहुंचे हैं। जी। चंद्रकला त्रिपाठी जी लिख रही हैं, ज्योत्सना मिलन के सुंदर विस्तृत परिवार से मिलना सुखद है, बहुत सराहनीय। चंद्रकला जी की कुछ और टिप्पणियां भी हमारे साथ हैं। वंदना जैन जी की प्रतिक्रिया है गुलाम मोहम्मद शेख जी के ही कविता पाठ और अनुवाद पर केंद्रित। इट साउंड्स सो नेचुरल इन हिंदी, गुड ट्रांसलेशन, नाइस पोएम। जो आपकी कविताओं का ज्योत्सना जी ने हिंदी में अनुवाद किया, उस संदर्भ में। हमारे मित्र अनिल तिवारी जी की प्रतिक्रिया है, ज्योत्सना जी पर यह बहुआयामी पाक्षिक आयोजन समग्र रूप से उनके कृतित्व की समझ विकसित करने में दूर और देर तक मदद करेगा। आयोजक और प्रतिभागी साहित्यकारों का आभार और नमन। शुक्रिया अनिल तिवारी जी कि आप लोग जुड़े रहे, और आप सभी साहित्य प्रेमियों के कारण ही यह सब संभव हो रहा है, और हमारे जो यहाँ वक्ता आते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। पुष्कर लाल तिवारी जी का कमेंट है बहुत सुंदर। केपी शाह जी लिखते हैं कि वे अनिल जी की प्रतिक्रिया से सहमत हैं।
उदय भानु पांडे जी की भी प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। और वंदना जैन जी की एक और प्रतिक्रिया है, गुलाम जी, इट्स अ प्लेजर टू लिसन यू टू लाइव बोथ इन हिंदी एंड गुजराती। प्रशांत जैन जी लिख रहे हैं, हम सभी को नमस्कार। प्रशांत जी, आपको भी नमस्कार। और उनकी प्रतिक्रिया है प्रशांत जी की, बहुत सुंदर, मार्मिक, संवेदनापूर्ण स्मृतियां और कविताएं भी। शैलेंद्र मिश्रा जी का अभिनंदन, वे हमसे जुड़े हुए हैं। शंपा शाह जी की प्रतिक्रिया है, बहुत सुंदर कविता थी आपकी शेख साहब। निश्चय ही उसमें जिस तरह के बारीक डिटेल्स आए और जो गहन संवेदनाएं उस कविता में अभिव्यक्त हो रही थी, वे हम सभी लोगों तक पहुंच रही थी। शंपा जी लिखती हैं कि बहुत ही सुंदर कविता थी शेख साहब, गुजराती में सुनने में जितना आनंद आया, हिंदी में भी उतना ही आनंद आया। चंद्रकला त्रिपाठी जी लिख रही हैं, बहुत संवेदनशील। और ज्योत्सना जी की एक कविता पर चंद्रकला त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया है, जो तख्त वाली कविता है, जिसमें तख्त का जिक्र है और कि वो करवट की जो जिसमें चर्चा की गई है कि करवट बदलने से और करवट को सोचने को लेकर जो बात की गई है, कविता गहरे महसूस करने वाले एकांत को रच रही है। बहुत अच्छी कविता। कल्पना शाह जी की प्रतिक्रिया, यथार्थ चित्रण। और रामकुमार तिवारी जी लिख रहे हैं, विलक्षण अनुभव। आप सभी साहित्यकार मित्रों का, अग्रजों का और तमाम दूसरे साहित्यानुरागियों का हार्दिक आभार। और एक बार मैं पुनः गुलाम मोहम्मद शेख जी का और पीयूष ठक्कर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ पर इस वक्तव्य के लिए आ सके। तो मित्रों, हम अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमारे वक्तागण अगर कुछ कहना चाहें, गुलाम जी या पीयूष जी, तो कृपया कुछ कहें। जी पीयूष जी। नहीं, ये हाँ पीयूष जी कुछ कहें। नहीं, मौका जो है बात करने का और सुनने का, वो बहुत ही दुर्लभ है। और सबको सुनकर और सबकी प्रतिक्रियाएं भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जी शुक्रिया। गुलाम साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, ये हमेशा कविता सुनना और पढ़ना एक अनूठा अनुभव होता है। हर वक्त पढ़ने से कविता एक नए रूप में नजर आती है। उसी तरह से मैं योजना को अभी एक अलग तरह से ढूंढ पाया हूँ। आपका आभार। जी धन्यवाद। और संभवतः इस कारण से ही इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता होती है और एक बहाना मिलता है कि हम अपने साहित्य को बार बार देख समझ सके और उस दुनिया की ओर, शब्दों की उस दुनिया की ओर लौट सके। इसमें हमारा स्वयं का ही लाभ होता है, हम ही बार बार परिमार्जित होते हैं, हमारे भीतर का रचनाकार और कलाकार भी समृद्ध। शंपा शाह जी की प्रतिक्रिया है, शेख साहब को सुनना इतने अरसे बाद मेरे लिए अपूर्व अनुभव था, वैसा ही जैसा उनके साथ भीमबेटका की यात्रा के दौरान हुई बातचीत में हुआ। माफ कीजिएगा, शंपा शाह जी की ओर से आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी की यह प्रतिक्रिया मिल रही है। शाह साहब लिख रहे हैं कि शेख साहब को सुनना इतने अरसे बाद मेरे लिए अपूर्व अनुभव था, वैसा ही जैसा उनके साथ भीमबेटका की यात्रा के दौरान हुई बातचीत में हुआ। जी शुक्रिया शाह साहब। कुछ कहना चाहेंगे गुलाम साहब? भीमबेटका की यात्रा में आप दोनों साथ थे। भीमबेटका की यात्रा में आप और रमेश चंद्र शाह जी और कुछ और लोग गए थे।
जब आप भारत भवन गए होंगे, कुछ कहना चाहेंगे गुलाम साहब? मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी जी, रमेश चंद्र शाह जी आपको याद दिला रहे हैं कि भीम बैठका में आप दोनों साथ गए थे, तो उनको वे पल, वे दिन, वे स्मृतियां याद हुआ आज के इस। अभी याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। बहुत बहुत अनुभव, कमाल का, बहुत अद्भुत सा अनुभव था वो देखते वक्त। हम लोग साथ गए थे, बहुत अच्छा। अब उनसे मिलकर उनकी आवाज भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, धन्यवाद। तो अगर आप दोनों की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। गुलाम साहब, पीयूष जी, ठीक है, नमस्कार। जी जी नमस्कार। आप दोनों का नमस्कार, और हमारे तमाम मित्रों का, समाजशील लोगों का धन्यवाद कि वे इतने समय तक हमसे जुड़े रह सके। शुक्रिया, शुभ रात्रि।